आज के इस विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक दौर में चलते हैं जहां से भारत की आज़ादी के संघर्ष की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। साल था 1914। पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। युद्ध भले ही यहां से हजारों मील दूर लड़ा जा रहा था, लेकिन इसकी तपिश ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया। सोचिए जरा, आखिर एक विश्वव्यापी युद्ध ने भारत के अंदर राजनीतिक एकजुटता की इतनी विशाल लहर कैसे पैदा कर दी। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक बाहरी झटके ने देश के अंदरूनी हालात और सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमारा आज का ये विश्लेषण इन 4 मुख्य पड़ावों पर केंद्रित रहेगा। पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर। दूसरा, होम रूल मूवमेंट। तीसरा, 1916 का ऐतिहासिक लखनऊ सेशन। और चौथा, द लखनऊ पैक्ट। तो चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट। चलिए सबसे पहले इस स्थिति को समझते हैं। युद्ध शुरू होते ही भारतीय राष्ट्रवादी मूवमेंट 3 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं में बंट गया था। एक तरफ नरमपंथी थे, यानी मॉडरेट्स, जिनका मानना था कि एक ड्यूटी के रूप में ब्रिटिश एम्पायर का समर्थन करना चाहिए। दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे एक्सट्रीमिस्ट्स थे। इन्होंने इस उम्मीद के साथ समर्थन दिया कि इस वफादारी के बदले ब्रिटिश सरकार भारत को स्वराज्य का इनाम देगी। और तीसरे ग्रुप में थे हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने इस युद्ध को ब्रिटिश शासन की कमजोरी और तुरंत आज़ादी हासिल करने के एक सुनहरे मौके के रूप में देखा। लेकिन वक्त के साथ जब युद्ध लंबा खिंचा तो हालात बदले। आइए देखते हैं इसने होम रूल मूवमेंट की नींव कैसे रखी। युद्ध के दिनों की कठिनाइयों और देश में फैली राजनीतिक निष्क्रियता ने नेताओं को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये होम रूल था क्या? इसका सीधा सा लक्ष्य था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर भारत के लिए स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विचार सीधे तौर पर आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था। इस मूवमेंट की सबसे खास बात इसका तरीका था। इसमें हिंसा या तुरंत विद्रोही रास्ता नहीं अपनाया गया। इसकी जगह पूरा फोकस जमीनी स्तर पर लोगों की राजनीतिक शिक्षा पर था। पब्लिक मीटिंग्स आयोजित हुईं, नई लाइब्रेरीज खोली गईं और अखबारों, पैम्फलेट्स, यहां तक कि नाटकों के जरिए आम जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया गया। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच थी। अब ये स्लाइड कितने बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे इस मूवमेंट को 2 मुख्य नेताओं ने भौगोलिक रूप से बांट लिया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग शुरू की, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, बॉम्बे सिटी को छोड़कर कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार तक सीमित थी। वहीं ठीक कुछ महीने बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, जिसने बॉम्बे सहित देश के बाकी बचे हुए हिस्सों को कवर किया। लक्ष्य एक था, बस रास्ते बढ़ गए थे। और दोनों धड़ों के अपने निर्धारित तरीके और मांगे भी थीं। तिलक की मांगों में स्वराज्य, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन और वर्नाक्युलर यानी स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल थी। दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने इस कॉज को फैलाने के लिए अपने प्रभावशाली अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का जबरदस्त इस्तेमाल किया। इस शांतिपूर्ण लेकिन असरदार आंदोलन का असर आगे चलकर और भी बड़ा हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू 1920, जब महात्मा गांधी ने इस लीग की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख दिया। एक तरह से देखा जाए तो इस मूवमेंट ने गांधी जी के आगे आने वाले विशाल जन आंदोलनों के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर दी थी। अब कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जहां ये सारी अलग अलग कोशिशें एक होने लगती हैं। 1916 का लखनऊ सेशन। चलिए देखते हैं ये सब कैसे बिल्डअप होता है। 1916 का साल कितना एक्शन पैक था। अप्रैल में तिलक की लीग बनती है, फिर सितंबर आते आते बेसेंट की लीग शुरू होती है और इसी साल के दिसंबर महीने तक हम ऐतिहासिक लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट जैसी बड़ी घटनाओं तक पहुंच जाते हैं। सब कुछ बस चंद महीनों के भीतर। पर सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर सालों से चल रहा बिखराव अचानक खत्म कैसे हो गया। दरअसल दोनों फैक्शंस यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स ये समझ चुके थे कि उनके आपसी मतभेदों की वजह से आंदोलन ठंडा पड़ गया है। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, जो एक्सट्रीमिस्ट की वापसी के सख्त खिलाफ थे, उनका निधन हो जाना भी एक बड़ा कारण बना। और सबसे जरूरी बात, तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों धड़ों को मिलाने के लिए जी जान से मध्यस्थता की। और इस सब मेहनत का नतीजा था दिसंबर 1916 का वो यादगार अधिवेशन। अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में बरसों पुरानी दूरियां मिट गईं और एक्सट्रीमिस्ट्स की इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोबारा वापसी हुई।
आइडियोलॉजिकल यूनिटी फिर से स्थापित हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, बात यहां खत्म नहीं होती। अब सांप्रदायिक एकजुटता का वक्त था। आइए द लखनऊ पैक्ट को समझते हैं। कांग्रेस के सेशन के पैरेलल ही एक और चमत्कारिक समझौता रूप ले रहा था। कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार इतने करीब आए। उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के सामने साझा मांगों यानी कॉमन डिमांड्स का एक प्रस्ताव पेश किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये एक ऐसा अभूतपूर्व क्षण था जिसने आगे का पूरा नक्शा बदल दिया। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर मुस्लिम लीग, जो पहले ब्रिटिश समर्थक हुआ करती थी, उसने एक नेशनल स्टैंड क्यों लिया? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, ब्रिटिश सरकार का युद्ध में टर्की की मदद करने से इनकार करना। दूसरा, 1911 में बॉम्बे पार्टीशन का रद्द होना, जिससे लीग पहले से ही नाराज थी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण थे लीग के नए युवा सदस्य। ये नई पीढ़ी कांग्रेस की तरह ही निडर और बोल्डर राष्ट्रवादी राजनीति को अपनाना चाहती थी। इन दोनों विरोधी विचारधाराओं को एक मंच पर लाने में मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार बेहद अहम था। उन्होंने इस समझौते को मुठभेड़ से बचाकर हकीकत बनाने में पूरी ताकत लगा दी थी। उनके इसी शानदार प्रयास को सम्मानित करते हुए सरोजिनी नायडू ने उन्हें द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक विश्व युद्ध के साए में उपजी ये अभूतपूर्व राजनीतिक और सांप्रदायिक एकजुटता क्या आगे आने वाले आज़ादी के लंबा और कठिन संघर्षों में टिक पाएगी? पहले विश्व युद्ध के दौरान उपजे इन हालात ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई और मजबूत जमीन दी। एक बाहरी झटके ने कैसे देश के भीतर होम रूल और लखनऊ पैक्ट जैसे माइलस्टोन खड़े कर दिए, ये इतिहास का एक ऐसा सुनहरा और जटिल पहलू है जो हमेशा एक नया दृष्टिकोण देता है। हमारा आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।